आज का हमारा टॉपिक है संघ की कार्यपालिका। देखो, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक उल्लेखित है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इतने लोग संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इनको एक एक करके अपन को देखना है। सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब देखो, प्रेसिडेंट के बारे में किस किस आर्टिकल में क्या क्या उल्लेखित है। सबसे पहला है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसलिए भारत में एक राष्ट्रपति होता है। फिर है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका मतलब क्या है कि जो भी पावर है सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च पद होगा, वो देश का प्रथम नागरिक होगा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रतीक है। सब कुछ किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, अनुवांशिक राष्ट्रपति नहीं होगा। चुनाव होगा, जो चुनाव में जीतेगा वो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होगा। ठीक है ना, तो यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसको इलेक्शन होगा और जो इलेक्शन जीतेगा उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब देखो, ये जो निर्वाचन की बात आ गई है, इससे ही ये स्पष्ट होता है कि भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि जिसका प्रमुख निर्वाचित हो उसको रिपब्लिक कहते हैं, और जिसका राज प्रमुख अनुवांशिक होता है वो राजतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब देखो, निर्वाचन होगा, लेकिन निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में उल्लेखित है। तो देखो, अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और जो निर्वाचन होगा वो बताया गया है कि अप्रत्यक्ष विधि से होगा। अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है कि जनता इसमें भाग नहीं लेगी। जनता इसमें भागीदारी नहीं करेगी, या इसको कह सकते हैं कि जनता चुनाव नहीं करेगी। जनता चुनाव नहीं करेगी। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है संविधान में, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि से है। इसका मतलब यह है कि जनता उसको निर्वाचित नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि जनता निर्वाचित नहीं करेगी तो कौन निर्वाचित करेगा राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है। निर्वाचक मंडल, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है। निर्वाचक मंडल मतलब जो लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? उसके लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है। जो निर्वाचक मंडल में शामिल होगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा। ठीक है, तीसरी बात अभी देख रहे हैं निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल हैं। तीसरी बात क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बताई गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन
एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरणीय विधि से होगा। एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि, मत हस्तांतरण विधि से होगा। एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि से होगा और इसमें भी वरीयता क्रम के आधार पर चुनाव होगा। वरीयता क्रम मतलब जो वोटिंग होगी उसमें वरीयता क्रम में वोटिंग होगी और मतों का हस्तांतरण होगा। मतों का हस्तांतरण, ठीक है ना। मतलब देखो, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और जो विधि अपनाई जाती है वो है एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरणी विधि। सामान्यतः हम जो इलेक्शन देखते हैं या जो इलेक्शन में जनता भाग लेती है वो दरअसल क्या है, ये विधि नहीं होती है। जो जनता जिसमें भाग लेती है उसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिसके सबसे ज्यादा वोट वो चुनाव जीत जाएगा। जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, भले उसने कितने ही हासिल किए इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे विधि थोड़ी सी अलग है, अभी इसको देखेंगे। लेकिन आप बस ये जान लो विधि क्या है, इसमें एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि है। और चौथे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो बात ध्यान में रखी, संविधान में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघात्मक सिद्धांत का पालन किया गया है। संघात्मक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघात्मक सिद्धांत का पालन किया गया। संघात्मक सिद्धांत का पालन का मतलब क्या है कि राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इतनी बातें हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। अप्रत्यक्ष मतलब क्या है, चुनाव में जनता वोट नहीं डालेगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि का प्रयोग होगा और संघात्मक सिद्धांत का पालन होगा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें ही हमको ये देखना है कि निर्वाचक मंडल कौन होता है, कौन लोग इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में उल्लेखित है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ये अनुच्छेद 55 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी विधि अपनाई जाएगी, ये क्या बोला गया है, अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या रीति या नीति, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो देखो, 54-55 में ही, दोनों अनुच्छेद में ही सारी बातों का उल्लेख है। अब देखो, एक तो अपन को आर्टिकल याद करना है कि किस आर्टिकल में क्या है। अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब हमने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होगा और अप्रत्यक्ष तरीके से होगा मतलब जनता इसमें वोट नहीं डालेगी। जो लोग वोट डालेंगे उनका एक क्या बनाया जाएगा, निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो देखो, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो पहला इसमें जो लोग शामिल होते हैं, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के निर्वाचित, सभी राज्यों के, या इसको ऐसा लिख सकते हैं सभी राज्य विधानसभाओं के, ऐसा लिख लेना कि सभी राज्य विधानसभाओं के, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य हैं, तो
तो ये मध्य प्रदेश के 230 सदस्य हो जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश में पता चला उत्तर प्रदेश में 500 सदस्य है, तो 500 सदस्य उत्तर प्रदेश के भाग लेंगे। तो देखो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे, जितने भी भारत में विधायक हैं, राज्यों में विधायक होते हैं, राज्यों की विधानसभा में विधायक जो चुनाव जीतते हैं उनको विधायक कहते हैं। तो जितने भी विधायक हैं वो सभी इस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, वोट डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट पहला तो कौन डालता है, सभी राज्यों के विधायक डालते हैं। क्लियर है। और देखो केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल नहीं होंगे, केवल और केवल सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब विधान परिषद नहीं होगा, मनोनीत सदस्य भी नहीं लेंगे भाग। इतना आप दोनों को याद रखोगे कि विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे और मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो निर्वाचक मंडल में तो एक कौन हो गए, हमारे विधायक लोग शामिल हो गए। दूसरा निर्वाचक मंडल में जो लोग शामिल होंगे वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों, दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भागीदारी करेंगे। ठीक है ना। मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें विधायक और सांसद शामिल होते हैं, विधायक प्लस सांसद। ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इसलिए होना है क्योंकि सांसद, कुछ सांसद मनोनीत भी होते हैं, इसलिए हमको स्पेसिफिक लिखना पड़ता है कि दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है ना। तो ये निर्वाचक मंडल है। फिर इसमें हमको जो दूसरी चीज देखना है कि ये एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण विधि कैसे होती है, वरीयता क्रम कैसे तय होता है, मतों का हस्तांतरण कैसे होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघात्मक सिद्धांत का कैसे पालन किया गया है। ठीक है ना। ये 3-4 चीजों को देखेंगे। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अनुच्छेद 54 में लिखा है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा और जो विधि अपनाई जाएगी वो क्या होगी, एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण विधि। फिर इस राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता इसमें वोट नहीं डालती है। तो फिर वोट कौन डालता है, वोट जो डालते हैं उनको कहते हैं, उसका एक जो संगठन बनता है उसको कहते हैं निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल में सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि ये जो विधि होती है एकल संक्रमणी, ये कैसे निर्धारित की जाती है। अब देखो यहां पर अभी जो बात बोली गई थी कि संघात्मक सिद्धांत का पालन किया गया है हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। संघात्मक सिद्धांत में हमने क्या बोला था कि राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है ना राज्यों का, क्योंकि वो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, केवल संसद के सदस्य नहीं है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डाल रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, कोशिश ये की गई है कि सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए। एक तो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, दूसरा क्या है, सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए। अब देखो यहां पर प्रतिनिधित्व बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि नागालैंड और उत्तर प्रदेश के बराबर होंगे, जनसंख्या के अनुपात में बराबर होंगे। जितनी जनसंख्या होगा उतना प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तीसरी बात क्या है कि यह ध्यान रखा गया है कि केंद्र और राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व, केंद्र व राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व, मतलब यदि 50% वोट केंद्र सरकार के पास हैं तो बाकी 50% वोट किसके पास हैं, राज्य सरकारों के पास या राज्यों के पास हैं। ठीक है ना। तो देखो ये 3 चीजों को ध्यान में रख के ही बोला गया है कि ये संघात्मक सिद्धांत का पालन करने का प्रयास किया गया है हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब देखते हैं
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कैसे प्रोसेस होती है। तो देखो एक चीज याद रखो कि जो भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो वोटिंग होती है, वोटिंग में जैसे वोट होता है तो वोट की गिनती होती है, एक व्यक्ति ने वोट दिया तो गिनती होगी कि एक वोट हो गया, दो वोट हो गया, तीन वोट हो गया। यहां पर जो वोटिंग होती है उसमें वोटों की गिनती नहीं होती, गिनती तो होती है लेकिन क्या है, मत का मूल्य निकाला जाता है। एक व्यक्ति वोट देगा तो एक वोट गिना नहीं जाएगा, उसका वेटेज होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहां पर देखो दो लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मतलब दो लोग वोट डालते हैं, विधायक और सांसद। विधायक और सांसद, सांसद में राज्यसभा के सांसद हैं और लोकसभा के हैं। यहां पर विधायक का मत का मूल्य अलग है और सांसद के मत का मूल्य अलग है, दोनों के मत का मूल्य निकाला जाता है। मतलब विधायक के मत का मूल्य, इसका एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो देखो विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, विधान सभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, और इस पूरे को भाग देंगे हम 1000 से, भागित 1000। तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाएगा। मतलब जैसे मध्य प्रदेश के विधायक का मत का मूल्य निकल, मध्य प्रदेश में देखो 230 विधायक हैं, तो 200, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में 230 विधायक है तो मध्य प्रदेश के जो टोटल विधायक वोट डालेंगे तो 230 की गिनती नहीं होगी, नहीं। मध्य प्रदेश के एक विधायक का मत का मूल्य निकाला जाएगा, राज्य की कुल जनसंख्या को कुल निर्वाचित से 230 से भाग दे देंगे तो जो, और उस पर 1000 का भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो होगा मध्य प्रदेश के विधायक का मूल्य। तो देखो मध्य प्रदेश के एक विधायक का मूल्य निकलकर आता है 131। ये आप आंकड़ा याद रखोगे कि मध्य प्रदेश का एक विधायक वोट देता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वोट की गिनती कितनी होगी, 131। दूसरा वोट डालेगा तो फिर 131 जुड़ेगा, मतलब एक विधायक के मत का मूल्य है 131। और ये जो विधायक के जो मत का मूल्य है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत का मूल्य 208 है। समझ रहे हैं ना, ज्यादा क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसके विधायक का मत का मूल्य ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विधायक के मत का मूल्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम मूल्य है आपके सिक्किम का, सिक्किम के एक विधायक का मत का मूल्य है केवल 7। सिक्किम के विधायक, तो ये डाटा याद रखोगे कि सबसे ज्यादा मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है, उत्तर प्रदेश 208, और सबसे कम मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है, सिक्किम 7, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर ये ना फॉर्मूला, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का याद रखो, सबसे ज्यादा याद रखो, सबसे कम रखो। तो देखो इस आधार पर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से कि प्रत्येक राज्य के विधायक का मत का मूल्य अलग अलग होगा। भाई हर राज्य की जनसंख्या अलग है, हर राज्य की विधानसभा की सीटें अलग हैं, तो विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होगा। देखो मध्य प्रदेश का 131 है, उत्तर प्रदेश का 208 है, सिक्किम का 7 है, जनसंख्या का खेल है टोटल। लेकिन देखो ये बात सही है कि हर राज्य के विधायक का मत का मूल्य एक ही होगा। ये मतलब आपसे यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले कि भाई निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और ये लिखा है कि हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग होगा, बात सही है। लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें हो क्या गया कि तमिलनाडु और झारखंड के विधायक के मत का मूल्य एक सा हो गया। ये इत्तेफाक है किसका, तमिलनाडु, तमिलनाडु और झारखंड,
इनके विधायक के मत का मूल्य है 176। ये इत्तेफाक है। बाकी नियम यही है कि हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होगा, लेकिन यहां पे देखो दो राज्यों ये कोइंसिडेंस कह रहे हैं, इत्तेफाक कह रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें एक चीज और याद रखना है कि जो ये हम लिख रहे हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या, ये लेटेस्ट जनसंख्या नहीं है। यहां पर जो जनसंख्या का उपयोग किया गया है ये 1971 की जनगणना के आधार पर, मतलब ये जो मत का मूल्य निकाल रहे हैं ना, ये 131, 208, ये 1971 में जो जनगणना थी उसके हिसाब से है मत का मूल्य। ऐसा नहीं है कि अभी 2011 की जनगणना, नहीं, 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही विधायक का मत का मूल्य निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखो हमने ये देखा था कि निर्वाचक मंडल में दो लोग चुनाव में वोट डालते हैं, विधायक और सांसद। तो विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है और ये डाटा आपको याद रखना है। फिर सांसद के मत का मूल्य भी निकाला जाता है। संसद सदस्य के मत का मूल्य, इसका भी एक फॉर्मूला बताया गया है। संसद के सदस्य का मत का मूल्य क्या होता है? सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों, निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य, और इसके अपॉन में है सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या, सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या, ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सांसद हैं उनकी संख्या को सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य निकालेंगे, उसको निर्वाचित विधायकों की सदस्य संख्या से भाग देंगे तो एक संसद सदस्य के मत का मूल्य निकलेगा। और ये जो कैलकुलेशन करते हैं इसके आधार पे जो एक संसद का मत का मूल्य निकलता है वो निकला है 700। ये डाटा भी आप याद रखोगे। संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना है? 700। देखो ये अभी परिवर्तित हुआ जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन के बाद, नहीं तो ये 708 आता था। राज्यसभा का सांसद हो, मतलब देखो ये याद रखो कि राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सांसदों के मत का मूल्य बराबर है 700, ठीक है ना। तो देखो ये जो मत का मूल्य इस प्रकार से निकाला जाता है और इसी मत के मूल्य के आधार पर केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व को बराबर किया गया है, ठीक है ना। तो देखो ये सांसद का मत का मूल्य कितना है? 700। तो देखो ये तो मत के मूल्य की निकालने की प्रक्रिया है। अब एक चीज और याद रखना है कि हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो क्या नाम दिया गया है? एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरणीय विधि। मतलब यहां पर ऐसा नहीं होता है कि अभी हम सामान्यतः क्या देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिससे हम आम जनता जो चुनाव में वोट डालती है, उसमें वो क्या था, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, बात खत्म हो गई। इधर ऐसा नहीं है, इधर कोटा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोटा तय किया गया और कोटा कितना होता है? 50% + 1, ये आपका कोटा है। याद रखना 51% कोटा नहीं है, आधे वोट और +1। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो 100 वोट हैं तो जिसको 50 + 1 मिल गया वो चुनाव जीत जाएगा, और जिसको यदि 51 वोट नहीं मिलेगा तब तक विजयी घोषित नहीं होगा। हमारा जो फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में होता क्या है कि जैसे 100 वोट हैं, ठीक है ना, और 5 लोग खड़े हुए हैं, किसी को 15 वोट मिले, किसी को 14 वोट मिले, किसी को 13, किसी को 12, किसी को 10, ऐसे वोट मिले मान लो, और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें बोलेंगे कि भैया इसको सबसे ज्यादा वोट मिले और ये चुनाव जीत गए, बात खत्म हो गई।
ये हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वो अपना जो एकल आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। लेकिन यहां पर कोटा प्राप्त करना होता है, कोटा कितना है 50% प्लस 1, ठीक है ना। तो कोटा, कोटा का भी अलग फॉर्मूला होता है कि कोटा कैसे निकाला जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल मतों की संख्या को निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या से भाग देते हैं और एक जोड़ देते हैं, तो वो जो फॉर्मूला निकलता है वो कोटा कहलाता है। कोटा निकालने के लिए देखो कोटा का फॉर्मूला भी है, कोटा निकालने का भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला यह है कि कुल वैध मतों का मूल्य, कुल वैध मतों का मूल्य, कुल वैध मतों के मूल्य को भाग दे दो जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या, जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1 और इस सबके ब्रैकेट में +1, ये कोटा निकाला जाता है, ठीक है ना। और कोटा पहले बताया कितना है 50% + 1। तो देखो ये कोटा निकालते हैं, जिसको कोटा मिलेगा वही राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि यहां पर क्या है, वरीयता क्रम देना होता है, वरीयता क्रम। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वरीयता क्रम तय होता है। वरीयता क्रम कैसे तय होता है, देखो अभी हम सामान्यतः जो वोट देते हैं, एक व्यक्ति को वोट दे दिया, बात खत्म हो गई। वरीयता क्रम में होता क्या है कि जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, जो लोग वोट देने जाते हैं उनको एक ऐसा बैलेट पेपर मिलेगा। बैलेट पेपर में क्या है, जितने उम्मीदवार खड़े होंगे सबका नाम लिखा रहेगा। मान लो 3 कैंडिडेट हैं, A B C, 3 कैंडिडेट हैं। तो होगा क्या कि जो व्यक्ति वोट देने जा रहा है, अभी सामान्यतः होता क्या है कि ये 3 कैंडिडेट खड़े हैं और हम क्या बोलेंगे कि जैसे हम इसको वोट देना चाह रहे हैं, तो मान लो इसके आगे हमने सही का निशान लगा ली, बात खत्म हो गई, इसको वोट दे दिया। लेकिन वरीयता क्रम में क्या होता है, आपको तीनों को वोट करना पड़ेगा। भाई आप चाहते हो कि मेरा फेवरेट उम्मीदवार है बी, तो मैं बी को पहली वरीयता दूंगा। फिर मान लो पूछा जाएगा कि चलो ए बी नहीं बन पाए तो दूसरी वरीयता किसको दोगे, तो उन्होंने कहा कि दूसरी वरीयता में ए को देता हूं कि यदि बी ना जीत पाए तो ए, और फिर तीसरी वरीयता सी को दूंगा। ये एक व्यक्ति वोट देने गया था, उसने ये तय किया। फिर दूसरा व्यक्ति वोट देने आया निर्वाचक मंडल से ही, और दूसरा व्यक्ति वोट देने आया और उसने कहा कि नहीं, मेरा तो पहली प्राथमिकता ए है, दूसरी प्राथमिकता सी है और बी मेरी तीसरी प्राथमिकता है। फिर एक तीसरा व्यक्ति वोट देने आया, उसने भी अपनी कुछ ऐसी प्राथमिकता तय कर दी। फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसे जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज में हो सब वोट देंगे और ऐसे वरीयता क्रम को तय करेंगे। अब जब वोटों की गिनती होगी तो तीनों में देखा जाएगा कि पहली प्राथमिकता कितने लोगों ने ए को दी है, पहली प्राथमिकता बी को कितने लोगों ने दी है और पहली प्राथमिकता सी को कितने लोगों ने दी है। पहली प्राथमिकता का वोट गिनेंगे और यदि कोटा पहुंच गया तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा कि भाई मान लो बी को 50% + 1 लोगों ने पहली प्राथमिकता दी थी, बी चुनाव जीत गया। लेकिन मान लो इस पहले चरण में कोई भी व्यक्ति कोटा प्राप्त नहीं कर पाता, फिर क्या देखा जाएगा कि अच्छा दूसरी प्राथमिकता सबसे ज्यादा किसको मिली, तो दूसरी प्राथमिकता को देखा जाएगा और फिर इस व्यक्ति को हटाया जाएगा और फिर वो कैलकुलेशन किया जाता है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपने कोई काम की नहीं है। बस आपको तो इतना पता होना चाहिए कि वरीयता क्रम के आधार पर ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया जाता है और इसी वरीयता क्रम के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित होती है, ठीक है ना। तो देखो ये अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में निर्वाचन की रीति है। फिर है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पद अवधि, और पद अवधि सभी जानते हैं कितनी है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी तय की गई है, 5 वर्ष तय की गई है। फिर अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। और भारत के राष्ट्रपति
के लिए पुनर्निर्वाचन की कोई पाबंदी नहीं, कोई व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, 1 बार 2 बार 10 बार, जितने बार वो चाहे तो बन सकता है। तो जैसे अमेरिका में ना कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। फिर है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं, या इसको कहते हैं अहर्ताएं, कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसे कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो देखो, योग्यताओं में पहली योग्यता है कि उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। याद रखना, मिनिमम एज है कि कम से कम 35 वर्ष, 35 वर्ष से कम का आयु का व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो देखो, ये मिनिमम एज है लेकिन मैक्सिमम एज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 80 साल 90 साल, जब तक केवल मिनिमम एज लिखी है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब उसको नागरिकता किसी भी विधि से मिली, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहली तो वो क्या है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिकता हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। तीसरी क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने को अर्हत हो, योग्य हो, मतलब सदस्य होने योग्यता रखता हो, लोकसभा का निर्वाचन सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा वो ये है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें एक योग्यता और जोड़ दी गई है, देखो संविधान में इतनी लिखी थी, फिर एक अधिनियम बना के जोड़ दिया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति का यदि चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसको 50 प्रस्तावक प्लस 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होंगे। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए की राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ेगी। जमानत राशि 15,000 रुपए की जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता रख पाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये वो योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक हैं, अहर्ताएं, ठीक है ना। और ये देखो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी 50-50 व्यक्तियों को पकड़ लाए। वो जो निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज बना था उसी में से 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होंगे। तो देखो, ये अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएं लिखी हैं। फिर है अनुच्छेद 59, 59 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अब देखो, योग्यताएं अलग होती हैं और शर्तें अलग होती हैं। शर्तें क्या है, योग्यता तो यह है कि इतनी योग्यता होगी तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जैसे होता है ना फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो वो योग्यता है। और शर्तें क्या है कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसको उस पर कौन कौन सी शर्तें लागू होंगी, उसको वेतन कितना जाएगी, ये सब क्या है, शर्तों के अंतर्गत आएगा। तो देखो, शर्तों के अंतर्गत पहली शर्त क्या लिखी है, पहली शर्त लिखी है कि यदि राष्ट्रपति किसी, ऐसा है कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो, या किसी राज्य विधायिका का सदस्य, राज्य विधायिका का सदस्य, मतलब देखो, पहली शर्तें क्या जोड़ रही हैं कि यदि कोई संसद का सदस्य हो या राज्य विधानसभा का सदस्य हो, तो यदि वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो ये खत्म हो जाएगा। सीधी बात है कि राष्ट्रपति बनने के लिए वो व्यक्ति
संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है और यदि वो राष्ट्रपति की शपथ ले लेता है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और सांसद या विधायक और राष्ट्रपति नहीं हो सकता, यह सदस्यता अपने आप उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। और दूसरी शर्त क्या है, कोई लाभ का पद धारण नहीं कर पाएगा, लाभ का पद धारण नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। और बाकी तो वही है, उसको वेतन इतना मिलेगा, रिहायशी मकान मिलेगा, वो सब उसकी शर्तों के अंतर्गत आया है। ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति की शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। फिर है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, लेकिन यदि वो उपस्थित नहीं होगा तो कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है ना। तो देखो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बेसिक बातें हैं। अब हमको इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां देखनी है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा, ये चीजें देखनी है। ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही।